नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली की और हमारे देश की जनता अभी पूरी तरह से सरदा और आफ्ताब के केस को समझ भी नहीं पाई थी और इस दुख से उभरी भी नहीं थी। क्या कोई इस तरह का कृत्य कर सकता है, पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई थी। इसी बीच दिल्ली में इसी तरह की एक और घटना हो जाती है। समय 18 मई को सरदा का मर्डर होता है। आफ्ताब सरदा के शरीर के 35 अलग अलग टुकड़े करता है और उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको फ्रीज में रखता है। उसी तरह से सरदा का मर्डर 18 मई को होता है। उसके 12 दिन बाद 30 मई को अंजन दास नाम का एक व्यक्ति होता है, उसका मर्डर होता है। उसके शरीर के 10 अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, उनको भी फ्रीज में रखा जाता है। पॉलीथीन में डाल के अलग अलग जगह सरदा के शरीर के भी फेंका जाता है और उनके शरीर के हिस्सों को भी फेंका जाता है। बात ऐसे है, 1 जून 2022 पुलिस को शिकायत मिलती है कि दिल्ली का जो पांडव नगर थाना है, जो महरौली से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, पांडव नगर थाने के एरिया के अंदर आता है रामलीला मैदान, जो जंगलनुमा है। दोस्तों, ये वो मैदान नहीं है जिसमें रामदेव बाबा और अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था। ये एक जंगलनुमा रामलीला मैदान है, जिसमें पुलिस को शिकायत मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है एक पॉलीथीन के अंदर किसी मनुष्य का पैर मिलता है। पुलिस और सर्च करती है, अगर भाई बॉडी पार्ट्स और मिल जाएं तो उसको पुलिस को ढूंढने पर किसी दूसरी झाड़ी के अंदर एक पैर और मिल जाता है। पुलिस कोशिश करती है और नहीं मिलता है, थाने आ जाती है। अगले दिन फिर पुलिस को शिकायत मिलती है, फिर पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस को एक हाथ और एक पैर शरीर के दोनों हाथ मिल जाते हैं। पुलिस वापिस आ जाती है। 2-3 दिन के बाद पुलिस को फिर शिकायत मिलती है। फिर पुलिस को उसी एरिया से उसी तरह झाड़ियों में जांग के 2 हिस्से मिलते हैं। फिर 1-2 दिन बाद शिकायत मिलती है तो पुलिस को मनुष्य का जो चेहरा है वो मिलता है। अब पुलिस के पास हाथ और पैर और चेहरा तो मिल गया, उसका बीच का हिस्सा पुलिस को नहीं मिलता है, जो आज तक भी नहीं मिला है। पुलिस कोशिश करती है, उन हाथ पैर और जो चेहरा होता है वो काफी दिन हो जाते हैं, जो सड़ चुका होता है, जिससे देख के पहचाना नहीं जा सकता। पुलिस दिल्ली के सभी थानों में चेक करती है, आसपास के थानों में चेक करती है, कोई इसी तरह की कोई मिसिंग हुई हो। जो पांडव नगर एरिया है वो यूपी से जुड़ा हुआ होता है, तो पुलिस कोशिश करती है यूपी में भी जो नज़दीकी जो बॉर्डर के थाने होते हैं उनसे सबसे पूछताछ करती है कि भाई इस तरह की कोई मिसिंग है क्या। लेकिन पुलिस को किसी तरह की कोई मिसिंग नहीं मिलती और ना ही कोई कामयाबी मिलती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, सीसीटीवी कैमरे चेक करती है आसपास के, उनमें भी इस तरह का कोई क्लू नहीं मिलता। जो ये केस है वो पांडव नगर थाने से ट्रांसफर कर दिया जाता है अब क्राइम ब्रांच दिल्ली को। अब जो इस केस की मॉनिटरिंग होती है, जो क्राइम ब्रांच दिल्ली के हाथ में है। क्राइम ब्रांच दिल्ली अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। 11 नवंबर 2022 लगभग 6 महीने बाद, उसी तरह से इस केस को भी 6 महीने हो जाते हैं। 11 नवंबर 2022 को आफ्ताब केस खुलता है। न्यूज़ चलती हैं, अखबारों में प्रिंट आते हैं, अखबार प्रेस कटिंग होती हैं। इन सब से पूरे देश में लोग आहत होते हैं कि कोई इस तरह का कृत्य भी कर सकता है क्या। और जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है उसके दिमाग में होता है वो पांडव नगर वाला केस। दिल्ली जो क्राइम ब्रांच है उसमें लगी रहती है, दोबारा से सोचती है कि इसके जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो दोबारा गहनता से और बारीकी से खंगाले जाएं। जब पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों को और उनकी फुटेज को बारीकी से तलाशती है और बारीकी से चेक करती है तो 31 मई की जो रात का एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है पुलिस को, जिसमें 1-2 शख्स ऐसे जाते हैं जंगल की तरफ जिन्होंने कोई भारी वस्तु हाथ में ली हुई हो और वापस आते हैं, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने वहां पे डाल दिया हो, क्योंकि रात का समय होता है, क्लियर नहीं दिखता। पुलिस को कुछ थोड़ा सा क्लू मिलता है। अगले दिन फिर चेक करती है तो 1 जून के जो दिन का जो वीडियो आता है उसमें पुलिस को इतना पता चल जाता है कि ये 2 व्यक्ति सेम उसी तरह से वो जा रहे हैं और इसी तरह से अपने हाथ में कोई पॉलीथीन बैग लेके जा रहे हैं और गिर के फिर वापस आ रहे हैं। उसमें पुलिस इतना आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये 2, एक लड़का है और एक महिला है। कपड़ों का कलर पता चल जाता है लेकिन चेहरा उनमें भी नहीं आता है। कपड़ों के आधार पे पुलिस आसपास के लोगों से पता करती है कि आप इनको पहचानते हो। दिल्ली की जो जनसंख्या वो 2 करोड़ है।
कहाँ कहाँ चेक कराएगी पुलिस? फिर भी पुलिस अपना वर्क करती है, डोर टू डोर सर्वे करती है। जब पुलिस डोर टू डोर सर्वे करती है तो पुलिस को पता चलता है कि 5-6 महीने पहले एक अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है वो मिस हुआ है, जो गुम हुआ है। अब पुलिस ढूंढती है उस अंजन दास को, किसी थाने में कोई उसकी मिसिंग नहीं है, अंजन दास का कोई घर का पता नहीं है। डोर टू डोर पुलिस सर्वे करती है, लोगों से पूछती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे अंजन दास का जो घर का वो पता चल जाता है कि भाई अंजन दास इस घर में रहता है। पुलिस लोगों के द्वारा जो बताया गया जो एड्रेस है उस पर पहुंचती है, घर की बेल बजाती है तो देखती है अंदर से 2 शख्स, एक लड़का और एक महिला। जब वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और जब पुलिस उनको देखती है तो पुलिस के दिमाग में सेम वही तस्वीर आ जाती है जो सीसीटीवी फुटेज में देखी है। पुलिस अपना दिमाग घुमाती है, उनसे पूछताछ करती है कि भाई अंजन दास नाम का व्यक्ति कोई रहता था यहाँ पे? वो कहते हैं जी हाँ रहता था, लेकिन 5-6 महीने से यहाँ नहीं रह रहा। तो पुलिस पूछती है जब अगर तुम्हारे साथ रह रहा था और अब नहीं रह रहा तो आपने मिसिंग क्यों नहीं लिखवाई? वो कहते हैं जी हमारे पास तो वैसे रहता था, अब चला गया, हम सोचे अपने गाँव चला होगा, अपने घर चला गया होगा या इधर उधर होगा तो आ जाएगा। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस घर की तलाशी लेती है और घर की तलाशी में पुलिस को वो क्लू मिल जाते हैं। उनके मिलने के बाद जो लेडीज और जो लड़का है वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, पुलिस के सामने मना नहीं कर पाते। पुलिस को मिलते हैं वो कपड़े जो सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं। जब वो अपना इकबाल या जुर्म करते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं, पुलिस उनको थाने ले आती है और पूछताछ करती है। तो एक कहानी किस तरह से है दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जो लड़का होता है उसका नाम होता है दीपक और जो महिला है उसका नाम है पूनम। दोनों माँ बेटे होते हैं। पूनम मूल रूप से झारखंड की होती है। बचपन में उसकी शादी कर दी जाती है, गरीब परिवार से होते हैं। 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है सुखदेव नाम के व्यक्ति से। 14 साल की उम्र में पूनम के एक बच्ची जन्म ले लेती है। सुखदेव उसके बाद दिल्ली काम के लिए आ जाता है, यहाँ काम करने के लिए आ जाता है और काम करता है, लेकिन उसके बाद सुखदेव वापस झारखंड जाता ही नहीं। पूनम इंतजार करते हैं उनका, साल 2 साल 3 साल। सन 1997 के अंदर पूनम भी दिल्ली आ जाती है। अब भाई मैं मेरे जो पति है उसको सर्च करूंगी और उसको ढूंढूंगी। पूनम ढूंढती है। पूनम का ढूंढवाने में जो सहयोग देता है उसके पति को वो होता है कल्लू नाम का एक व्यक्ति होता है जो पूनम का सहयोग करता है। पति मिलता नहीं है तो पूनम और कल्लू के बीच में संबंध बन जाते हैं और दोनों साथ रहने लग जाते हैं। अब कल्लू और पूनम से 3 बच्चे पैदा होते हैं। एक लड़का जिसका नाम दीपक है, 2 लड़कियां। एक लड़की 4-5 साल की जब उम्र होती है तो छत से गिर के एक्सपायर हो जाती है। अब पूनम के पास कल्लू से जो पैदा हुए बच्चे जो जन्म लिए वो एक लड़का और एक लड़की और एक उसके पहले वाले पति से 3 बच्चे होते हैं। अपना जीवन मेहनत करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। धीरे धीरे कल्लू शराब का आदी हो जाता है, अत्यधिक शराब पीने लग जाता है, काम करना बंद कर दिया जाता है, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका लीवर डैमेज हो जाता है और वो सन 2016 के अंदर उसकी मौत हो जाती है। जब 2016 में कल्लू मरता है तो पूनम को अंजन दास नाम का व्यक्ति मिलता है जिसका काम होता है, जो काम करता है लिफ्ट मैकेनिक होता है, जो घरों की जो लिफ्टें होती हैं उनको ठीक करने का काम करता है, उनका मिस्त्री होता है। उनसे संबंध बनते हैं दोनों। अंजन दास उनके घर में आके रहने लग जाता है। अब फैमिली के अंदर अंजन दास भी, उनके बच्चे भी, लड़कियां भी सब साथ रहते हैं। धीरे धीरे अंजन दास में भी शराब की आदत पड़ जाती है, वो भी शराब पीने लग जाता है। शराब की आदत बढ़ जाती है, ज़्यादा शराब पीने लग जाता है। धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। जब वो काम नहीं करता तो घर में परेशानियां बढ़ती हैं। अब वो शराब ज़्यादा पीने के कारण जो पूनम की जो लड़की थी उस पर, और जो पूनम का जो लड़का उसकी पत्नी, पूनम का लड़के ने भी शादी कर लेता है 2018 के अंदर। पूनम का लड़के की पत्नी और जो पूनम की लड़की है उनके ऊपर वो नशे में गलत नज़र डालता है। और उसके बाद पूनम को पता चलता है कि भाई जो अंजन दास है इसने अपनी शादी कर रखी है और जो इसकी पत्नी वो बिहार में रहती है, जिसकी एक पत्नी और 8 बच्चे वहाँ पे हैं। अंजन दास काम करना बंद कर देता है, पूनम के गहने चुराता है, उनको बेचता है और वहाँ पे खर्चा भेजने लग जाता है बिहार में। लोग परेशान हो जाते हैं। उसके लड़के को पता चलता है कि भाई ये अपनी सिस्टर पे भी और उसकी वाइफ पे गलत नज़र रखता है, तो वो लड़का गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ को बोलता है मैं इसको मारूंगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है, पूनम भी उससे।
तो वो भी उसका साथ देती है, बोल कोई दिक्कत नहीं, निपटा दो इसको। दोनों प्लानिंग करते हैं। पूनम अपनी बच्चियों को और जो दीपक की वाइफ है उसको कहीं भेज देते हैं। दोनों प्लान करते हैं। दीपक बाजार से एक हथियार लेके आता है। रात को शराब में बेहोशी की दवाई मिलाई जाती है और अंजन दास को पिला देते हैं। जैसे जैसे अंजन दास पीता है धीरे धीरे मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। मौके का तलाश होता है। अंजन दास हथियार उठाता, दीपक हथियार उठाता है और अंजन दास पर वार करता है। गर्दन पर अंजन दास की मौत हो जाती है। जो 5-7 वार करता है उसमें मौत हो जाती है अंजन दास की। सुबह खून घर में जम चुका होता है। दोनों माँ बेटे उसको सफाई करते हैं, शरीर के टुकड़े करते हैं। जिस तरह से आफ्ताब ने सरदा के किए उसी तरह से अलग अलग 10 टुकड़े करते हैं। जो अंजन दास की डेड बॉडी उसको फ्रीज में रखते हैं। एक एक करके धीरे धीरे जो डेड बॉडी के पार्ट्स हैं उनको जंगल में वो अलग अलग जगह फेंकते हैं। लगभग इनका जो सिलसिला चलता है वो 31 मई की रात से लेके और 5-6 जून तक वो अपने जो अंजन दास के शरीर के सारे टुकड़ों को फेंक देते हैं। जिस तरह से सरदा ने के भी टुकड़े 5 जून के लगभग पूरे आफ्ताब ने फेंक दिए थे, उसी तरह से इन्होंने 5 मई को अपने जो अंजन दास के जो शरीर के टुकड़े थे उनको फेंक देता है। घर का रेनोवेशन कराते हैं, कलर पेंट करवा देते हैं, साफ़ सफाई फिनाइल से पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं और आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने बीत जाते हैं, भूल जाते हैं। सोचते हैं कि अब हम पुलिस को पकड़ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि 5-6 महीने हो गए, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो अब तो पुलिस भी भूल गई होगी। लेकिन पुलिस अपना काम निरंतरता से करती रहती है। जब 11 नवंबर को सरदा केस उजागर होता है तो उनके दिल में भी वही रील स्टार्ट हो जाती है कि जब सरदा केस, वैसे ही हमारा केस, चेहरे पे थोड़ी मायूसी आ जाती है, थोड़ा सा डर दिखने लगता है, बेचैन हो जाते हैं। पुलिस अपना काम कर रही होती है, उनमें भी डर सा बना होता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उनसे पूछती है भाई तुम्हें ऐसा कैसा किया। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने भी उसी क्राइम को उसी तरीके से अंजाम दिया, उस समय जो सरदा केस था वो भी उजागर नहीं हुआ था, वो भी ब्लाइंड था। तब वो बताते हैं कि हम इनसे परेशान हो गए थे, शराब का आदी हो गया था, दूसरी शादी कर रखी थी, जेवर बेच के घर भेजता था पैसे, मेरी बेटी पे और मेरे बेटे की बहू पे बुरी नज़र रखता था, इसलिए हम इससे परेशान हो गए थे, हमने इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों हमारे समाज में हम किसी एक केस को देखते रहते हैं, उस केस पे लगे होते हैं, उस केस की जानकारी जुटाते हैं, और उसी बीच हमारे पड़ोस में कोई दूसरा कांड हो जाता है, दूसरा क्राइम हो जाता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। तो इस केस का जो खुलासा जो दिल्ली पुलिस ने 28 नवंबर को किया, मतलब बीते दिन, और इसकी पूरी जो कहानी है वहाँ मौके पे गए, मैं भी वहाँ पहुँचा, लोगों से भी मिला, कुछ जो मेरे को क्लू मिले वो आप लोगों को बताने की कोशिश की। केस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।